25 दिसंबर 2021 नासा ने दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल टेलीस्कोप लॉन्च किया। ये टेलीस्कोप इतना पावरफुल है कि इसे हम बिलियंस ऑफ ईयर पास्ट में भी देख सकते हैं। यानी कि एक तरह से इस टेलीस्कोप के माध्यम से हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ, यानी कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। अब तक का जो सबसे पावरफुल टेलीस्कोप था हबल टेलीस्कोप 12 बिलियन ईयर्स तक पास्ट में देख सकता था, पर यह टेलीस्कोप 13 बिलियन ईयर्स तक पास्ट में देख सकता है। इस टेलीस्कोप को मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यू माइलस्टोन माना जा रहा है, जिसके जरिए साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स के मिस्ट्री को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर कैसे एक टेलीस्कोप से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, आइए जानते हैं आज के इस दिलचस्प वीडियो में। Lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself, James Webb begins a voyage back to the birth of the universe. दोस्तों, इस टेलीस्कोप को मेनली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, इंफ्रारेड लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर विजिबल लाइट के बाद आती है। हम जो भी अपने आसपास कलर देख पाते हैं उसकी वेवलेंथ 0.4 से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर के बीच ही होती है। इन्हीं वेवलेंथ के बीच वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर आती है। इनमें सबसे शॉर्ट वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है और सबसे लॉन्ग वेवलेंथ रेड कलर की होती है। रेड कलर के बाद जो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट आती है इसे ही इंफ्रारेड लाइट बोली जाती है, क्योंकि हमारी आंखें रेड कलर से अधिक वेवलेंथ वाली लाइट को नहीं देख सकती है, इसीलिए इंफ्रारेड लाइट हमें नहीं दिख पाती है। इंफ्रारेड लाइट को थर्मल रेडिएशन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी चीज़ हीट प्रोड्यूस करती है उनसे इंफ्रारेड लाइट निकलती है। जैसे हमारा शरीर कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करता है। कैटल, अर्थ, सन, गैलेक्सी, ये सारी चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती है और इसी रीजन से इनसे इंफ्रारेड लाइट निकलती है। और यही रीज़न है कि हमारे सोल्जर्स नाइट गॉगल्स का यूज करते हैं, जिससे उन्हें रात के समय भी कुछ इस तरह से आसानी से दिख जाता है। इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करने के लिए इस टेलीस्कोप में 6.5 मीटर डायमीटर वाला एक प्राइमरी मिरर लगाया गया है, जो कि बेरिलियम पदार्थ से बना है। इस मिरर के ऊपर गोल्ड से कोटिंग किया गया है, क्योंकि गोल्ड इंफ्रारेड लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, जिससे मिरर की रिफ्लेक्टिवनेस मोर देन 98% हो जाती है। ये पूरा मिरर 18 छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप के सेगमेंट से मिलकर बना है। ये टेलीस्कोप स्पेसिफिकली 0.6 से लेकर के 28 माइक्रोमीटर तक की वेवलेंथ वाली लाइट को कैप्चर कर सकती है। मेनली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए इस टेलीस्कोप में 2 इंफ्रारेड कैमरा भी लगाए गए हैं, जिसमें पहला है नियर इंफ्रारेड कैमरा, जिसे शॉर्ट में नीड कैम भी बोली जाती है, जो कि 0.6 से लेकर के 5 माइक्रोन तक की वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करती है। दूसरी है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, जिसे शॉर्ट में मिडी कैम भी बोली जाती है, जो कि 5 माइक्रोन से लेकर के 28 माइक्रोन तक की वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करती है। आप इन 2 नेबुला की इमेज को देखें, जिसमें पहली इमेज नीडी कैम से कैप्चर की गई है, जिसमें डस्ट एंड गैसियस क्लाउड देखी जा सकती है, पर इसी सेम इमेज को मिडी कैम से भी कैप्चर की गई है, जिसमें इमेज ज़्यादा क्लियर एंड हाई क्वालिटी की दिख रही है, क्योंकि मिडी कैम मीडियम रेंज की वेवलेंथ वाली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करती है। इसकी वेवलेंथ थोड़े अधिक होने से इन डस्ट एंड गैसियस क्लाउड्स को ईजिली पास थ्रू करके ज़्यादा क्लियर इमेज ले पा रही है। लाइट डिटेक्शन के लिए इन 2 कैमरा के अलावे 2 और इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, जिसमें पहला है नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफमीटर, जिसे शॉर्ट में नीड स्पेक बोली जाती है, जो कि लाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी को एनालाइज करती है, तथा दूसरी है नीरिसिस बोली जाती है, लगाया गया है, जो कि स्पेसिफिकली 0.8 से लेकर के 5 माइक्रोन तक की वेवलेंथ वाली लाइट पर ऑपरेट होती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट करना और एनालाइज करना। एक्सोप्लैनेट वो प्लैनेट होती है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कहीं और एग्जिस्ट करती हो। दोस्तों, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे यूनिवर्स के फॉर्मेशन को समझना। आखिर कैसे बिग बैंग के बाद पहली गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। इसके साथ ही स्टार इवोल्यूशन को स्टडी करेगा और हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को भी स्टडी करेगा, तो पता लगाएगा कि क्या हमारे अर्थ के अलावा किसी और प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं। इस टेलीस्कोप को स्पेस में डिप्लॉयमेंट करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था।
इसके लिए टेलीस्कोप के हर सेगमेंट को कुछ इस तरह से फोल्ड करके स्पेस में डिप्लॉय किया गया था। टेलीस्कोप को पृथ्वी से 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर दूर स्थापित किया गया है। स्पेस में जिस पॉइंट पर इस टेलीस्कोप को स्थापित किया गया है इसे L2 यानी कि सेकेंड लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। इससे पहले जो हबल टेलीस्कोप भेजा गया था वो अर्थ से 525 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ही है और अर्थ के अराउंड ही ऑर्बिट करती है। पर यह टेलीस्कोप अर्थ के अराउंड ऑर्बिट नहीं करती है बल्कि सन के अराउंड कुछ इस तरह से हमारे अर्थ के साथ साथ ही ऑर्बिट करती है। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये टेलीस्कोप मेनली इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है और जो भी चीज़ें हीट प्रोड्यूस करती है उनसे इंफ्रारेड लाइट निकलती है। अब ये टेलीस्कोप को भी खुद से काम करने के लिए कुछ ना कुछ पावर की ज़रूरत होगी और इसके लिए टेलीस्कोप के पीछे एक सोलर पैनल लगाया गया है जो कि टेलीस्कोप को पावर प्रोवाइड करती है। पर इस रीजन से टेलीस्कोप भी कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करेगी और फिर इंफ्रारेड लाइट इमिट होगी जो कि ऑब्स्टेकल पैदा करेगी उन गैलेक्सी और स्टार से आने वाली लाइट के लिए। फिर टेलीस्कोप ज़्यादा क्लियर इमेज कैप्चर नहीं कर पाएगी। इसी रीजन से ये टेलीस्कोप केवल -225 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट होती है। अब क्योंकि हमारे स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए स्पेस में इतना ठंडा तो पॉसिबल है, पर जब तक कि सनलाइट ना आ जाए। जैसे ही सनलाइट आएगी ये सारी चीजें तुरंत से गर्म होना शुरू हो जाएगी। इसी चीज को ओवरकम करने के लिए इस टेलीस्कोप के पीछे एक सन शील्ड लगाई गई है जो कि काइट शेप की है, पर इसका साइज एक टेनिस कोर्ट जितनी बड़ी है ताकि टेलीस्कोप को सनलाइट से अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सन शील्ड एक स्पेशल कैप्टोन नामक पदार्थ से बनी है जिसकी 5 लेयर इस टेलीस्कोप के ऊपर लगाई गई है। हीट रिफ्लेक्शन के लिए प्रत्येक लेयर को एल्युमिनियम से कोटिंग किया गया है और सबसे बाहरी वाली 2 लेयर पर जो कि सन की ओर होगी पर सिलिकॉन से भी कोटिंग की गई है। प्रत्येक लेयर की थिकनेस इंसान के बाल से भी ज़्यादा पतली है और इसकी इफेक्टिवनेस को मैक्सिमम रखने के लिए इन प्रत्येक लेयर के बीच वैक्यूम की गैप रखी गई है। अब ये सवाल आता है कि आखिर इस टेलीस्कोप से टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है। दोस्तों, इसके पीछे बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं लाइट भी टाइम ट्रैवल करने में कुछ ना कुछ वक्त लगाती है। जैसे सन से हमारे अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट का टाइम लगाती है। अगर किसी रीजन से सन गायब हो जाए तो के बावजूद भी हम इंसानों को अगले 8 मिनट तक के लिए लाइट आती रहेगी। फिर 8 मिनट बाद हमें एक्चुअली पता चलेगा सन गायब हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं अभी जो सन देख पा रहे थे वो एक्चुअली 8 मिनट पहले का सन था और हम 8 मिनट पास्ट में देख पा रहे थे। इसी सिमिलर लॉजिक को एक बड़े पैमाने पर इमेजिन करके देखो। हमारे सन के बाद अर्थ का जो सबसे नज़दीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इससे लाइट हमारे अर्थ तक आने में 4.2 लाइट ईयर्स का टाइम लगाती है। यानी कि हम इंसान जो इस स्टार का लाइट अभी डिटेक्ट कर पा रहे हैं एक्चुअली वो लाइट 4.2 लाइट ईयर्स पहले की लाइट है। यानी कि हम अभी 4.2 लाइट ईयर्स पास्ट में देख पा रहे हैं। अब हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि कुछ स्टार और गैलेक्सी हमसे 13 बिलियन ईयर्स लाइट दूर स्थित है। उनकी लाइट जब तक हमारे अर्थ तक पहुंचती है 13 बिलियन ईयर्स बीत चुका होता है और हम जो एक्चुअली में देख पा रहे होते हैं वो 13 बिलियन ईयर्स पुराना होता है। इस तरह से हम पास्ट में देख पा रहे होते हैं। इसी सिमिलर लॉजिक से हम अगर किसी ऐसे प्लानेट पर चले जाएं जो कि हमारे अर्थ से 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर कहीं स्थित हो और वहाँ से हम किसी पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ की ओर देखें तो हम एक्चुअली अर्थ पर पास्ट की एक झलक देख पाएंगे। हम देख पाएंगे कि हमारे अर्थ का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, किस तरह से हमारे अर्थ पर डायनासोर का खात्मा हुआ और किस तरह हमारे अर्थ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। पर यह प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जाना पॉसिबल ही नहीं है।